नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। दोपहर के 3 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं 3 का तड़का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी से उनके आवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की। 1.5 घंटे तक दोनों के बीच मुलाकात हुई। पार्टी के केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राइजिंग राजस्थान को लेकर आमंत्रित किया जाएगा। विभिन्न मुद्दों पर भी केंद्रीय नेताओं से चर्चा की जाएगी। बताते चले कि 9 से 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान समिट होना है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये दिल्ली दौरा है, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की और राजस्थान में जो इवेंट होने वाला है उसे लेकर भी खास न्योता दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कई केंद्रीय नेताओं से भी मुख्यमंत्री अभी मुलाकात करने वाले हैं। काफी बिजी शेड्यूल रहने वाला है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, जहां पर केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। राजस्थान के मसलों पर चर्चा होगी। राजस्थान में जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण कैसे हो, इसे लेकर भी खास चर्चा की जाएगी। तो राइजिंग राजस्थान कितना महत्वपूर्ण है राजस्थान सरकार के लिए, इसे लेकर ये दौरा बता रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते नजर आए। राजस्थान के जो मुद्दे हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का, उसे लेकर भी चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ बिजली सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की जानी है, क्योंकि राजस्थान का विकास हो सके, राजस्थान अग्रणी राज्यों में शुमार हो सके, इसी को लेकर लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से कोशिशें की जा रही हैं। जब से उन्होंने शपथ ग्रहण किया है तभी से लगातार वो एक्टिव मोड में नजर आते हैं और राइजिंग राजस्थान के जरिए राजस्थान को, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने की पहल की जाएगी राजस्थान सरकार के द्वारा, जहां पर उद्यमियों को यह भरोसा दिया जाएगा कि वो राजस्थान में इन्वेस्ट करें। उन्हें राजस्थान में वो सब कुछ मिलेगा जिसकी जरूरत होती है किसी भी उद्योग को बढ़ाने में। और इसी को देखते हुए ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पहली बड़ी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री को उपहार भी भेंट किया और कई मुद्दों पर चर्चा भी की। तकरीबन 1.5 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत चली और साथ ही साथ पीएम मोदी को इनवाइट भी किया गया है राइजिंग राजस्थान समिट में शामिल होने के लिए। अगली खबर गुजरात से है, जहां पर इस समय कई जिले बाढ़ की चपेट में है, लेकिन सबसे ज्यादा हाहाकार 5 जिलों में है। गुजरात में कई नदियां खतरे के निशान से भी ऊपर बह रही हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 47 लोगों की जान जा चुकी है। इस समय गुजरात में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। गुजरात के इन 6 जिलों से आई तस्वीरों को देखिए, कैसे चारों तरफ जल प्रलय से लोग जूझ रहे हैं। तो गुजरात में भारी बारिश, आसमानी आफत का कहर, डूबे गांव और शहर। कहीं सड़कें बनी समंदर, गांव के गांव नजर आए टापू। बारिश और बाढ़ का विकराल रूप, हर जगह जल तांडव। गुजरात में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। बाढ़ का कहर कुछ ऐसा बरपा कि सड़क पर सैलाब उमड़ आया। लोगों के घर डूबे हुए नजर आए। गली मोहल्ले, अंडरपास सब सैलाब में समाते दिखे। गुजरात के गिर सोमनाथ में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। इन तस्वीरों में देखिए कैसे प्राचीन माधवराव जी मंदिर सैलाब में समाया दिख रहा है। बीते कई दिनों से माधवराव जी मंदिर पानी में डूबा है। मंदिर की मूर्ति से 5 फीट ऊपर तक बहाव दिख रहा है। गिर जंगल में भारी बारिश की वजह से नदियों में उफान है, जिसके बाद किनारे के इलाके डूब गए हैं। गुजरात के अरवल्ली में भी बाढ़ से हाहाकार मचा है। वहां मालपुर का स्वयंभू रखोडेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो गया।
मंदिर के चारों तरफ बाढ़ का भयानक मंजर दिखा। दरअसल भारी बारिश के बाद वात्रक नदी में जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से किनारे पर बना ये मंदिर बाढ़ में समा गया। महादेव मंदिर के आसपास करीब 1 किलोमीटर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। गुजरात के कच्छ में बारिश ने भयानक तबाही मचाई। घरों में पानी घुसने से लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भर गया। गांव और मोहल्ले डूब गए। सबसे ज्यादा परेशानी अबडासा के ग्रामीण इलाकों में दिखी। करीब 2200 की आबादी वाला लाला गांव भी बाढ़ के पानी में डूबा नजर आया। यही नहीं, गांव के सभी रास्तों पर कमर तक पानी भरा दिखा। गुजरात के कच्छ में क्या इंसान क्या बेजुबान, सभी कमर तक भरे पानी में बाढ़ से संघर्ष करते दिखे। कच्छ में बाढ़ ने लगभग हर जगह कब्जा कर लिया। गलियों और सड़कों पर सैलाब दिखा तो वहां से कई अंडरपास डूबे हुए नजर आए। हालात ऐसे हो गए थे कि लोग बेबस हो गए। अब आप गुजरात के खेड़ा की तस्वीरें देखिए। भारी बारिश की वजह से यहाँ भी हाल बेहाल हो गया। घरों में बारिश का पानी भरने से अंदर रखा सामान बर्बाद हो गया। लोग घरों की छतों पर रहने के लिए मजबूर हो गए। गुजरात के खेड़ा की सोसाइटी में बाढ़ ने कब्जा कर लिया। घरों में पानी घुस जाने से लोगों का लाखों का नुकसान हो गया। घरों में रखे फर्नीचर, बिजली के सामान सब डूबे हुए नजर आए। पोरबंदर में भी भारी बारिश के बाद चारों तरफ सैलाब नजर आया। क्या शहर क्या गांव, हर जगह रास्ते डूबे हुए नजर आए। ग्रामीणों को अपने मवेशियों की चिंता हो गई, क्योंकि वो भी बाढ़ के पानी में डूबे दिखे। गुजरात के पोरबंदर में बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई। पूरा इलाका पानी में डूब गया। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। पोरबंदर में सैलाब के प्रहार की एक और तस्वीर देखिए। नदी पर बना पुल तहस नहस हो गया। गुजरात में रेस्क्यू टीम भी लोगों को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। उफनते सैलाब के बीच हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बचाने की कोशिश में हमारे जवान जी जान से जुटे हैं। उन्हें लहरों के ऊपर से रस्सी की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पोरबंदर में हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उधर बाढ़ से जूझ रहे वडोदरा में एक और मुसीबत आन पड़ी। वडोदरा के रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ दिखने लगे हैं। वडोदरा में एक ही रात में 9 मगरमच्छ निकले। शहर के अलग अलग इलाकों से इन्हें रेस्क्यू किया गया। शहर में मगरमच्छ आ जाने से लोगों में दहशत है। ये मगरमच्छ भारी बारिश की वजह से पानी में बहकर शहर में पहुंच गए। गुजरात के कई जिलों में हर तरफ तबाही दिखी। लोगों के घरों में पानी भर चुका है। सैलाब की रफ्तार ने रास्तों को तोड़ दिया है। लोग बस अपने उम्मीदों पर पड़ी कुदरत की मार की तस्वीरों को निहार रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। फिलहाल इन लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सैलाब के जाने के बाद बीमारियों से खुद को बचाने की। जिलों में बाढ़ ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है। महाराष्ट्र के यवतमाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यही नहीं, कुछ नदियों का पानी पुल के ऊपर से भी गुजरने लगा है। यवतमाल में बाढ़ से बिगड़े हालात की वजह से कई गांवों का संपर्क भी कट गया है। तो बाढ़ का पानी किस कदर पुल के ऊपर से बह रहा है, पुल पर पानी की चादर चल रही है। ये तस्वीरों में इस वक्त आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पर लोगों से ये गुजारिश की जा रही है, प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है कि इस उफनते पानी के ऊपर से पुल पार करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। ये जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है। बड़ी संख्या में वहां पर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई है। लोग इस नजारे को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं तेलंगाना में बाढ़ से हाहाकार मचा है। वहां अलग अलग जगहों पर कल से ही भारी बारिश हो रही है और इस बारिश का असर भी दिखने लगा है। तेलंगाना के महबूबाबाद से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ ने रेलवे ट्रैक को ही बहा दिया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं।
समुद्रम और महबूबाबाद रेलवे स्टेशन के बीच की ये तस्वीरें हैं। देखिए कैसे रेलवे ट्रैक बाढ़ के पानी में बह गया है। जो ट्रैक बचा है उसके नीचे से सैलाब बहता दिखाई दे रहा है। रेलवे ट्रैक के बह जाने की वजह से विजयवाड़ा से वारंगल और वारंगल से विजयवाड़ा और दिल्ली से विजयवाड़ा जाने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। तो बेहद खौफनाक ये तस्वीरें तेलंगाना के महबूबाबाद से सामने आई है, जहां पर बाढ़ की वजह से रेलवे ट्रैक ही बह गया। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है। कई इलाकों में बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। पिछले 24 घंटों में आंध्र के विजयवाड़ा में लैंडस्लाइड में कुछ लोगों की मौत की भी खबर है। बूडामेरू नदी के किनारे के इलाके जलमग्न हो चुके हैं। सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। वहां से जो तस्वीरें आई हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर हालात कितने भयावह हो गए होंगे। 2 अलग अलग तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए कि बाढ़ से कैसे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई लोग लापता हो गए हैं, कई लोगों की मौत की भी सूचना है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात भारतीय सेना को मिलने वाले सौगात की करेंगे। अब जल्द ही स्वदेशी अस्मी गन से भारतीय सेना लैस हो जाएगी। सेना के उत्तरी कमांड ने इस स्वदेशी गन को खरीदने के लिए 4 करोड़ 26 लाख रुपए का ऑर्डर दिया है। भारतीय सेना को मिलेगा स्वदेशी घातक हथियार। सब मशीन कार्बाइन से मिलेगी नई ताकत। भारतीय सेना के उत्तरी कमांड को जल्द ही एक ऐसा घातक हथियार मिलने जा रहा है जिसके सामने दुश्मन का कोई पैतरा काम नहीं आएगा। इसका नाम है अस्मी गन। क्लोज कॉम्बैट के लिए शानदार माने जाने वाली इस गन के सभी ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं और देश में ही बनी इस गन ने सैनिकों के बीच भरोसा भी कायम कर लिया है। डीआरडीओ के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी इन्फेंट्री स्कूल महू द्वारा मिलकर बनाई गई मशीन पिस्टल अस्मी के 2 वेरिएंट्स हैं, जिसमें 9 mm की पिस्टल का वजन सिर्फ 1 किलो 80 ग्राम है। इसके ऊपर किसी भी तरह के टेलीस्कोप, बाइनोक्लियर या बीम लगाए जा सकते हैं। इसकी लंबाई 14 इंच है और बट खोलने पर यह बढ़कर 24 इंच हो जाती है। इस पिस्टल को एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर से बनाया गया है। इसकी सटीक रेंज 100 मीटर है। मैगजीन में स्टील लाइनिंग होने की वजह से इसमें गोलियां फंसने का कोई चांस नहीं है। अस्मी मशीन पिस्टल की मैगजीन को पूरा लोड करने पर 33 गोलियां आती हैं। ये पिस्टल 1 मिनट में 600 गोलियां दाग सकती है। इसका लोडिंग स्विच दोनों तरफ है, यानी दोनों हाथों से ये पिस्टल चलाना आसान होगा और माना जा रहा है कि भारतीय जवानों के हाथों में इस गन के आते ही दुश्मन थर-थर कांपेगा। बताया गया कि इसे सिर्फ 4 महीने में बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी 50,000 से कम है। टीटीपी आतंकियों ने पाकिस्तान की सरकार और सेना की नाक में दम कर रखा है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि टीटीपी आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 4 पाकिस्तानियों को अगवा कर लिया, जिनको छुड़वाने के लिए पाकिस्तान की सेना को 6 टीटीपी आतंकियों को रिहा करना पड़ा। साथ ही पाकिस्तान सरकार को टीटीपी को 100 मिलियन पाकिस्तानी रुपए की फिरौती भी देनी पड़ी।
और अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की करेंगे, जो अपने सबसे भीषण दौर में पहुंच चुका है। यूक्रेन जब दावा कर रहा था कि वो रूस में 2 किलोमीटर और भीतर घुसने में कामयाब रहा है, ठीक उसी वक्त यूक्रेन के खार्किव में पुतिन की मिसाइलें गिर रही थीं। खार्किव के इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, 55 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। रूस और यूक्रेन दोनों के दावों का सच ये दिख रहा है कि जेलेंस्की ने 2 मारे तो पुतिन 5 मार रहा है। देखिए। रूस के बेलगरद में यूक्रेन का हमला। यूक्रेन के खार्किव में रूस का हमला। यूक्रेन के सुमी में रूस का हमला। टॉप कमांडरों के साथ जेलेंस्की की बैठक। तस्वीरें बहुत डरावनी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का यह भयावह विनाश काल है। 2.5 सालों में इतना भीषण हमला नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। पिछले 5 दिनों से रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे को जला डालने पर आमादा हैं। रूस ने यूक्रेन के खार्किव पर बड़ा हमला किया है। ये तस्वीरें खार्किव की ही हैं। ताजा अपडेट यह है कि रूस की फौज ने एक रिहायशी इमारत और बच्चों के ग्राउंड पर हमला किया। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है, जबकि 55 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। तोप चलती है तो उम्र कहां देखती है। मासूम के खून से खार्किव कांप उठा है। वैसे खार्किव वो जगह है जहां रूस अपना दबदबा कायम कर चुका है, लेकिन यूक्रेन के पलटवार को 0 डिग्री पर पहुंचा देने के लिए रूस ने हमले कभी बंद नहीं किए। आपको आगे दिखाएंगे कि यूक्रेन के जलते शोलों ने कैसे रूस को तबाह कर डाला है। उसके पहले रूस के गाइडेड बम कैसे यूक्रेन को जलाकर राख कर रहे हैं, देख लीजिए। खार्किव के बाद यूक्रेन के दूसरे क्षेत्र सुमी की तस्वीर देखिए। रूस की फौज ने यहां भी बम गिराया है। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। रूस इस वक्त यूक्रेन पर चौतरफा हमला कर रहा है। खार्किव, सुमी के अलावा डोनेस्क और लिविका, कोमिशिविका, माइकोलाइविका, नोवोजेलांड को टारगेट कर रहा है। В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланная Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 7 механизированных, 2 егерских, воздушно-десантной, штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, 2 бригад теробороны и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Отражены 50 контратак подразделений Вооруженных сил Украины. इन हमलों में रूस को कामयाबी जितनी मिलनी चाहिए उतनी जमीन पर नहीं दिख रही। युद्ध की शुरुआत में यूक्रेन की जिन जगहों को रूस निशाना बनाता था, वहां से लोग पलायन करने लगते थे। जेलेंस्की की फौज भी पीछे हट जाती थी। इंटरनेशनल बिरादरी पुतिन की आलोचना में जुट जाती थी। लेकिन अब यूक्रेन के लोग और फौज पुतिन के हमले को रूटीन मान चुके हैं। खून और लाशें देखने की आदत बन गई है। इसका असर ये हुआ है कि रूस की सेना से लोगों ने डरना छोड़ दिया है। इसका असर सिर्फ यूक्रेन के अंदर नहीं दिख रहा, यूक्रेन की फौज की रूस के भीतर घुसकर बढ़त में भी दिख रहा है। रूस अब तक यूक्रेन पर हमला कर खुद को महफूज मान रहा था, लेकिन अब पुतिन के पांव तले से उनकी जमीन ही खिसकती जा रही है। यूक्रेन पुतिन से भी बड़ा हमला कर रहा है। यूक्रेन ने ताजा दावा किया है कि वो रूस के कुर्स्क में 2 किलोमीटर और भीतर घुस गया है। 100 से ज्यादा इमारतों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी सेना 6 अगस्त को रूसी इलाके में दाखिल हुई थी और तभी से वो आगे बढ़ते हुए 35 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब किसी देश की सेना रूस में दाखिल हुई है और वो आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी सेनाओं के प्रमुख कर्नल जनरल ओलेक्जेंडर सिरिस्की को सुनिए।
रूस की भूमि पर कब्जे का विस्तार करते हुए यूक्रेन की सेना कुर्स्क में 2 किलोमीटर और आगे पहुंच गई है। इस प्रकार से करीब 1300 वर्ग किलोमीटर रूस का इलाका यूक्रेन के कब्जे में आ गया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ज्यादा रूसी क्षेत्र पर कब्जे और यूक्रेनी जनता की रक्षा के लिए सहयोगी देशों से लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों और एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है, जबकि सहयोगी यूरोपीय संघ के देशों ने यूक्रेनी सैनिकों को नए हथियार चलाने और युद्ध कौशल का प्रशिक्षण जल्द शुरू करने की घोषणा की है। यह प्रशिक्षण यूक्रेन में नहीं बल्कि उसके नजदीक मित्र देश में होगा। ज़ेलेंस्की फ्रंट पर खेल रहे हैं तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। नाटो से मिल रहे समर्थन के कारण इसी की आशंका जताई जा रही है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश में लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन भेड़ियों की दहशत लगातार बरकरार है, क्योंकि इतनी पहरेदारी के बाद भी भेड़ियों ने शनिवार की रात को 2 लोगों पर अटैक किया और अब कल सोमवती अमावस्या है। क्या एक बार फिर से भेड़िए अमावस की रात को हमला कर सकते हैं, इसकी आशंका जताई जा रही है। शनिवार की रात को भेड़ियों का हमला। अब क्या 2 सितंबर को भी आदमखोर करेंगे अटैक? 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या पड़ रही है और अब आशंका जताई जा रही है कि भेड़ियों का गैंग अमावस्या पर फिर से एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि भेड़ियों और अमावस्या की रात का कनेक्शन भी माना जाता है। अमावस्या की रात को भेड़ियों के आक्रामक होने के किस्से भी खूब सुने जाते रहे हैं। 2 भेड़ियों की तलाश में पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, जिनमें भेड़ियों का लंगड़ा सरदार भी शामिल है। एक भेड़िया फिर से कैमरे में दिखा है। उनकी घेराबंदी की गई है, लेकिन चालाक भेड़िए अभी तक चंगुल में नहीं फंसे हैं, जिससे बहराइच के 35 से ज्यादा गांवों में अभी भी दहशत बरकरार है। और इसके पीछे की वजह भी बहुत बड़ी है, क्योंकि शनिवार की रात को भी भेड़ियों ने आतंक मचाया। वो अपने खूनी इरादे के साथ आए थे और 2 लोगों पर हमला भी कर दिया। इनमें एक बच्चा और एक बुजुर्ग शामिल है, लेकिन भेड़िए अपने मंसूबों पर पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। अभी तक भेड़िए 9 लोगों को मौत की नींद सुला चुके हैं। वो शनिवार की रात को भी शिकार करने आए थे, लेकिन गनीमत रही कि दोनों की जान किसी तरह बच गई। शनिवार की रात भेड़ियों के हमले की आशंका जताई जा रही थी, जो पूरी तरह सही साबित हुई। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का भी इस पर कहना है कि भेड़िए जब कोई शिकार करते हैं तो उनका खाना पचने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, यानी वो इतना वक्त आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर टाइम पूरा होने के बाद उन्हें शिकार नहीं मिलता तो भेड़िए परेशान हो जाते हैं और शिकार की तलाश में वो अपने ठिकानों से गांव की तरफ रुख करते हैं और बेहद चालाकी से वो अपने शिकार को ढूंढकर उस पर टूट पड़ते हैं। अब भेड़ियों को लेकर यही आशंका एक बार फिर से बनी हुई है कि वो अमावस्या की रात को फिर से शिकार की तलाश में आ सकते हैं। एक भेड़िया न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुआ है, जो कि इसी झाड़ियों के बीच अब से कुछ देर पहले भागता हुआ नजर आया है। इस दौरान हमारे साथ एक गार्ड साहब भी मौजूद हैं, जिससे हम बात करेंगे। गार्ड साहब, किधर गया है, क्या था ये? हाँ सर, भागा है सर। आपने पुल पर से जब देखे हैं, और हम भी मोटरसाइकिल की तार लगाए हैं, यहाँ तक बैनापुर तक खेत किया है, इसी झाड़ी में घुस गया। ये कौन सा जानवर था? ये भेड़िया थी सर, लंबी लंबी, इतनी बड़ी जी। तो जैसा कि आपने देखा कि जो भेड़िया है वो इसी जंगल के बीच घुसा है। हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से जो इस भेड़िए को दिखाने की कोशिश की जाए, क्योंकि इस इलाके में बीते कई दिनों से ये भेड़िया देखा जा रहा था। अमावस्या की रात्रि को असुर शक्ति और मांसाहार करने वाले जानवर उग्र हो जाते हैं, जिसकी वजह से भेड़िया उग्र होकर आदमखोर बन जाता है और वह अपने शिकार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में निकल पड़ता है। क्योंकि भेड़िया ग्रामीण क्षेत्रों के जंगलों में पाया जाने वाला एक जंगली जानवर है, जो कि पूर्णतः मांसाहारी है, और वह अंधेरे का फायदा उठाते हुए अमावस्या की रात्रि को ग्रामीण क्षेत्रों में घुसकर मानव का शिकार करता है। क्योंकि भेड़िए को मानव रक्त प्रिय होता है और यह उस दुर्गंध को लंबे समय तक नहीं भूल पाता है।
29 अगस्त को आदमखोर गैंग का एक भेड़िया पकड़ा गया था, लेकिन गैंग का सरदार अभी तक पकड़ से बाहर है। वो छिपा छिपा फिर रहा है। दावा है कि यही लंगड़ा भेड़िया सबसे ज्यादा खूंखार है। आमतौर पर भेड़ियों को इतना उग्र नहीं माना जाता है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स भी आशंका जता रहे हैं कि एक भेड़िया लंगड़ा हो चुका था, जिससे उसे शिकार करने में दिक्कत हो रही थी और इसीलिए उसने शिकार के लिए मासूमों को चुना। वन विभाग ने भी भेड़ियों के पद चिन्हों की पहचान की है, जिसमें सामने आया है कि एक भेड़िए के पैर में दिक्कत है, जिससे वो ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा और इसीलिए वो आसान शिकार ढूंढ रहा है। भेड़ियों के मुंह में खून लग चुका है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इतना जरूर है कि भेड़िए ज्यादा वक्त तक शांत नहीं बैठे रह सकते। जिस तरह अभी तक वन विभाग ने 4 भेड़ियों को पकड़ लिया। तो 35 गांवों में खूंखार भेड़ियों का आतंक है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन इसके ठीक बाद आपको दिखाएंगे साइलेंट किलर भेड़िए पर हमारी खास पेशकश। बने रहिए हमारे साथ।